हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका फिफ्थ स्टार्ट कर रही हूँ मैं फ्रॉम टुडे। द चैप्टर फिफ्थ इज दैट कोल एंड पेट्रोलियम एंड I so you will understand the chapter fourth, metals and non-metals. I had discussed earlier about the physical properties of the metals and non-metals and also chemical properties, various chemical properties. ठीक है, now let's start the chapter fifth, coal and petroleum. So this is your first chapter about I am discussing now the coal and petroleum. तो देखते हैं, बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो आज मैं कोल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इसमें हमारा चैप्टर है चैप्टर 5, that was the coal and petroleum. ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम में अगर मैं बात करूं तो देखिए, कोल और पेट्रोलियम हमारे जस्ट क्या है, एक फ्यूल है ये। ठीक है, फ्यूल का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो बर्निंग पर जो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। अगर हम उसको बर्न करते हैं तो दैट प्रोड्यूस हीट। क्या प्रोड्यूस करता है? हीट, जिससे हम अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ये जैसे एक लिविंग बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, उसको खाने के लिए उसको काम करना है, बहुत सारे काम करने हैं। जैसे हम भी बहुत सारे काम करते हैं, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? क्या चीज हम ऐसी लेते हैं? फूड लेते हैं। फूड एक्ट एज ए फ्यूल। देखिए, जो हमारी बॉडी में जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स वगैरह, तो हम क्या खाना खाते हैं? फूड लेते हैं। इट मीन्स फूड एक्ट एज ए फ्यूल। किसका काम करता है? वो फ्यूल का काम करता है। बिकॉज जो फूड होता है, इट प्रोवाइड द एनर्जी, हमें एनर्जी देता है, और इसकी वजह से ठीक है हम अपने सारी एक्टिविटीज कर पाते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स हैं। अब ऑटोमोबाइल्स चल रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, एयर में, तो बहुत सारे आपके एरोप्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, ऑल दीज काइंड्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ये सब चल रहे हैं। तो बताइए उनके पास एनर्जी कहाँ से आती है चलने के लिए? जैसे हम हैं, मान लीजिए हम भी तो काम करते हैं। सुबह आप स्कूल आओगे तो स्कूल में पढ़ोगे, तो ये सारे काम करने, आपको खेलना है, पढ़ना है, लिखना है, ठीक है, सारे घर के काम करने, तो बहुत सारे काम के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? खाना खा के मिलते, फूड से मिलते। सो वी कैन से फूड इन अवर बॉडी एक्ट एज अ फ्यूल दैट प्रोवाइड द एनर्जी इन अवर बॉडी टू डू वेरियस टास्क। जस्ट लाइक इन द सिमिलर मैनर अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल्स की, आपके ट्रेन हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गई, इन सबको भी तो ये तो नॉन लिविंग बीइंग्स है। ये खाना कैसे खाएंगे? तो फिर ये अभी इतना चलते हैं, ठीक है, आपको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाते हैं, तो इनको चलने के लिए एनर्जी कहाँ से मिले? इट मीन्स दे रिक्वायर ऑल्सो फ्यूल। उनको भी फ्यूल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनके आप जानते हैं कि ओब्वियसली इनको सबको पता है कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर कौन सा फ्यूल डलता है, कोल या पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल हो गया, ये आपके इसमें फ्यूल का काम करते हैं। ठीक है, ये आपके इसके फ्यूल्स हैं जिनकी वजह से एनर्जी मिलती है। सो वी कैन से फ्यूल इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड द हीट टू डू वेरियस वर्क, सो दैट इट इज दीज आर द फ्यूल्स। अब बात करते हैं, फ्यूल इज अ रिसोर्स। एक रिसोर्स है। देखिए, एक रिसोर्स है। रिसोर्स क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं, ये कोल एंड पेट्रोलियम हमारा चैप्टर है। दीज आर द रिसोर्सेज। ये हमारे एक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। द थिंग्स अराउंड अस विच आर नीडेड टू अस एंड विच आर नीडेड टू अस फॉर द सर्वाइवल ऑफ अवर बॉडी। यानी ऐसी हमारी चारों चीजें जो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं। दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज। क्या कहलाती हैं? रिसोर्सेज। सो वी कैन से एनीथिंग विच इज यूज बाय ह्यूमंस फॉर अवर सर्वाइवल। यानी ऐसी चीजें जो हमारे सर्वाइवल के लिए यूज की जाती हैं, अवर सर्वाइवल। ठीक है, द रिसोर्सेज विच आर नीडेड फॉर अवर सर्वाइवल। ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी थिंग्स हमारी जो, जैसे अब आप बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, सोचो, सब रिसोर्सेज है। आप कपड़े पहनते हैं, वो भी हमारे जरूरी है शरीर के लिए। ठीक है, हम पानी पीते हैं, वो भी जरूरी है। सनलाइट हमारे लिए जरूरी है। यानी ऐसी सारी चीजें हमारे चार, प्लास्टिक की चेयर बैठने के लिए चाहिए, फर्नीचर चाहिए, टीवी चाहिए, ऑल द काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, अब आप कहें कि सपोज आटा चाहिए, ये भी तो रिसोर्सेज। रोटी बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है रोटी, तो ये भी तो आपका एक रिसोर्सेज हो गया। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि द थिंग्स अराउंड अस विच फुलफिल अवर नीड, विच आर नीडेड, और वी कैन से विच आर नीडेड फॉर अवर सर्वाइवल, हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है ऐसी चीजें। दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज। क्या कहलाती हैं? रिसोर्सेज। तो अब रिसोर्सेज यहाँ पे दो कैटेगरी में रखी गई हैं। एक होते हैं रिसोर्सेज जो कि नेचुरल हैं, ठीक है, यानी नेचुरल मतलब विच आर ऑब्टेन बाय नेचर, जो हमें नेचर से मिले हैं। ठीक है, एंड दोज विच आर मैन मेड,
मैन मेड, ऐसे रिसोर्सेज जो कैसे हैं, मैन मेड हैं। इट मीन्स दो टाइप के रिसोर्सेज हैं, द थिंग्स विच फुलफिल अवर नीड्स टू सो दैट वी कैन सर्वाइव इजिली, दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। यानी आप बता सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कौन से, वो फॉरेस्ट हमारा है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आपके वाइल्ड लाइफ आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब आप नॉर्मली कोल यूज करते हैं, कोयला नेचुरल रिसोर्स है। पेट्रोलियम जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं वो भी आपका नेचुरल रिसोर्स है। एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, all these are natural resources, and the things which we get from the nature are called natural resources, and those things which we do not get from nature, जो हमें नेचर से नहीं मिली है, फॉर एग्जाम्पल synthetic cloths, dyes, drugs, these are not obtained from the nature. So these इसमें आपके so these are the plastic, ठीक है, all these are द मैन मेड रिसोर्सेज। अब मैं बात करूंगी मेरे घर में फर्नीचर होना चाहिए, टीवी होना चाहिए देखने के लिए, तो बताइए आप इनको किस कैटेगरी में रखेंगे। अब मान लीजिए मेरी पूरी डेली आवश्यकता के लिए मुझे टीवी बहुत जरूरत है, मुझे मेरी डेली आवश्यकताओं में सर्वाइव करने के लिए मुझे फर्नीचर बैठने के लिए घर में जरूरी होना चाहिए, तो हम इनको किस कैटेगरी में रखेंगे, हम किस कैटेगरी में रखेंगे इसको, हम मैन मेड रिसोर्सेज में रखेंगे, क्योंकि हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन ये मैन मेड है। लेकिन अगर मैं बात करूं एयर, सांस लेने के लिए एयर जरूरी है, पीने के लिए पानी जरूरी है, सनलाइट चाहिए बॉडी के लिए, प्लांट्स खाना बनाते हैं इसके लिए सनलाइट चाहिए, तो हम इनको किस कैटेगरी में रखेंगे, ये भी हमारी आवश्यकताओं की पूरी करते हैं। सो दीज आर द ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, सो वी कैन से दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। क्या कहलाते हैं ये, नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में। ठीक है, आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट व्हाट इज दिस। ठीक है, तो सो वी कैन से नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर इज कोल एंड पेट्रोलियम, एंड कोल एंड पेट्रोलियम आर द नेचुरल रिसोर्सेज। कैसे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज वी these resources fulfill our needs so that we can survive easily, and these are obtained from the nature। हमें किससे मिले हैं, नेचर से, so these are the resources। क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेज, एंड obtained by nature, so these are the natural resources। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ तक का टॉपिक हो गया आपका, इससे आगे देखते हैं। अब ये रिसोर्सेज भी दो टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के हैं, एक होता है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल, ठीक है, और एक होता है इनएग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल। ठीक है, दो टाइप के हैं, एक एग्जॉस्टेबल और एक इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाते हैं, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम यूज करते रहे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जो खाली हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और हमारी आने वाली जनरेशन को नहीं मिलेगा, और उनको बनने में दोबारा बहुत सारा टाइम लगेगा। इट मीन एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर दोज विच आर लिमिटेड इन नेचर, उनकी सप्लाई क्या है, लिमिटेड है। इफ वंस डिस्ट्रॉयड, वंस एग्जॉस्ट, दे फॉर्म्ड अगेन ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स। यानी ऐसे रिसोर्सेज जिनका स्टॉक लिमिट में है और खत्म हो गए, तो बनने में हमें दोबारा उनको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। सो दे आर कॉल्ड द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल, माना कोल आप जानते हैं, कोल किससे निकलता है, माइन से, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड सेक्शन से निकाला जाता है उनको, जहां पे बहुत ज्यादा कोल स्टॉक में रहता है। दीज आर कॉल्ड कोल माइंस कहलाते हैं। कोयले की खाने कहते हैं उनको, खान कहते हैं, यानी कोल माइंस कहते हैं। ठीक है, डीप अंडरग्राउंड निकालते हैं। मान लो वो खाली हो गई, एक समय ऐसा आया कि आपने इसको ओवर एक्सप्लॉइट यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, वो खाली हो गई, तो उनको बनने में फिर उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, सो वी कैन से दीज आर द एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। मिनरल्स, आप जो मिनरल्स यूज करते हैं, अब मिनरल्स भी सारे जमीन से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो अब मान लो वो खत्म हो गया, आपने बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन यूज किया हुआ है, तो वो खत्म हो गया, तो उनको बनने में दोबारा टाइम लगेगा। समझ रहे बात, तो इट मीन्स दीज आर द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट, अब मान लीजिए एक पेड़ है, फॉरेस्ट हमारा क्या है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, बनने में टाइम लगेगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल की, अब आपका फॉरेस्ट की मैं बात करूं तो फॉरेस्ट जो है आपका जो है एग्जॉस्टेबल में क्यों है, क्योंकि फॉरेस्ट आपका नेचुरल रिसोर्स। मान लीजिए पेड़, आपने पेड़ सारे काट दिए या आग लगी तो पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, तो उतना ही वेल डेवलप्ड फॉरेस्ट बनने में बहुत सारा टाइम लगेगा। सो इट इज अ एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, तो हमें प्लांट्स को सेव करना चाहिए। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, ये सब हमारे कैसे हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है। ठीक है, इफ दीज वंस एग्जॉस्टेड, दे कैन बी रिप्लेनिश्ड अगेन, दे कैन बी फॉर्म्ड अगेन ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स। उन्हें बनने में बहुत सारा टाइम लगता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। क्या कहलाते हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल यानी एक बार खत्म हो जाएंगे तो उन्हें रिन्यू होने में, दोबारा फॉर्म डाउन होने में बहुत टाइम लगता है। सो दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल
नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, अगर मैं इनएग्जॉस्टिबल की बात करूं, द रिसोर्सेज विच डू नॉट एग्जॉस्ट, जो कभी खत्म नहीं होते, इट मीन्स दे फॉर्म्ड अगेन एंड अगेन, आप उसको बस यूज करते रहो, खत्म नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड द इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच नेवर एंडेड, जो कभी समाप्त नहीं होते, विच फॉर्म्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जो हमेशा नेचर में बनते रहते हैं, दीज आर कॉल्ड द इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। क्या कहलाते हैं ये? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। समझ रहे बात? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, कभी खत्म नहीं होती, वाटर, एयर, सॉइल, आप ये क्या नहीं होते, कभी समाप्त नहीं होते। सो दीज आर द इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। किसके अंतर्गत आते हैं? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, बिकॉज दीज आर अनलिमिटेड इन नेचर, अनलिमिटेड नेचर में, एंड दे डू नॉट डिस्ट्रॉय, दे नेवर बी एंडेड, कभी समाप्त नहीं होते, एंड दे रिन्यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और हमेशा रिन्यू होते रहते हैं। सो दीज आर कॉल्ड रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं ये? रेन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अब हम बात करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम, क्योंकि जैसे कि चैप्टर आपका चल रहा है रनिंग में, व्हाट इज द कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम। सो फ्रॉम द समरी ऑफ द चैप्टर, कि आपकी जो आपका इंट्रोडक्शन है, फ्रॉम दिस इंट्रोडक्शन वी हैव फाइंड दैट द कोल एंड पेट्रोलियम आर द नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये हमें ये पता लगा कि जो कोल और पेट्रोलियम है हमारे कैसे रिसोर्सेज हैं? नेचुरल। ठीक है, नेचुरल मतलब नेचर से मिले हैं, रिसोर्सेज का मतलब वो थिंग्स जो कि हमारी नीड्स को पूरी करती हैं, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये, एंड दे आर द एग्जॉस्टिबल इन काइंड। ठीक है, एग्जॉस्टिबल नेचर के। एग्जॉस्टिबल का मतलब इफ दे एंड दे फॉर्म्ड अगेन ओवर 1 million of years, यदि वो एक बार खत्म हो जाते हैं तो उनको बनने में दोबारा टाइम लगता है। सो दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या कहलाते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आगे देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कोल क्या होता है। ठीक है, कोल इज अ फ्यूल, इट इज। अब देखिए फ्यूल, हम एक मिनट से पहले हम देखते हैं फ्यूल के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि फ्यूल क्या है। फ्यूल वो सब्सटेंस जो हमें हीट देता है बर्निंग पर। ठीक है, फ्यूल। अब यहाँ पर हम फ्यूल की कैटेगरी पढ़ेंगे, दैट इज द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल यानी कोई भी डेड प्लांट, ठीक है, या डेड बॉडी, प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, ठीक है, अगर वो किसी वजह से मर गई, डेड हो गई, तो उसका जो पार्ट डिकम्पोज हो जाता है वो तो हो जाता है, डिकम्पोज हो गया, लेकिन जो अनडिकम्पोज पार्ट है, जितना पार्ट बॉडी का डिकम्पोज नहीं हुआ है, दैट आर कंप्रेस्ड। धीरे धीरे मान लीजिए कोई एनिमल की बॉडी या प्लांट की बॉडी डेड हो गई है, ठीक है, डेड होने के बाद उसकी कुछ पार्ट डिकम्पोज हो गया, लेकिन जो पार्ट अनडिकम्पोज हो जाता है, दे इट में गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर इन द सॉइल, धीरे धीरे सॉइल में कंप्रेस होता जाता है, ठीक है, एंड इट कन्वर्ट लेटर इनटू द फ्यूल। क्या बनाता है? फ्यूल बनाता है, फॉसिल फ्यूल, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द डेड रिमेन्स, द फ्यूल विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूल which are fuels which are formed by dead remains of plants and animals. The fuel which are formed by dead remains of plants and animals, ऐसे फ्यूल जो प्लांट और एनिमल्स के डेड रिमेन्स से बनाए जाते हैं, आर कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल। क्या कहलाते हैं? फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो द फ्यूल, देखिए फ्यूल की कैटेगरी में पढ़नी है, फॉसिल फ्यूल पढ़ना है। इट मीन्स कोल एंड पेट्रोलियम आर द फॉसिल फ्यूल, आर अ काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल, सो वी कैन से दे आर फॉर्म्ड बाय द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल का मतलब कि अगर कोई प्लांट या एनिमल डाई हो जाता है तो जो पार्ट उसका बॉडी का डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, अदरवाइज जो पार्ट डिकम्पोज नहीं होता, द अनडिकम्पोज पार्ट ऑफ द बॉडी गो डीपर एंड डीपर इन द सॉइल एंड हाईली कंप्रेस्ड, और क्या हो जाता है? हाईली कंप्रेस्ड हो जाता है, एंड फॉर्म द एंड कन्वर्ट इनटू द फॉसिल फ्यूल। और क्या बनाता है? फॉसिल फ्यूल बनाता है। इट मीन्स इट इज एबल टू प्रोड्यूस द हीट, और क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है बाय बर्निंग। सो दिस इज द फॉसिल फ्यूल। क्या कहलाता है? फॉसिल फ्यूल। सो वी कैन से फ्यूल आर फॉर्म्ड बाय द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स अंडर मिलियन ऑफ ईयर्स। इसको बनने में ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, बहुत सारा टाइम लगता है, समझ रहे बात? द फ्यूल विच आर फॉर्म्ड बाय डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ऐसे फ्यूल, ऐसे सब्सटेंस जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स से बनते हैं, लेकिन उनको बनने में ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत सारा टाइम लगता है, एंड दे प्रोड्यूस हीट, और
हमें क्या देते हैं, हीट देते हैं. सो सच काइंड ऑफ सब्सटेंस which are used as a which are used to purpose of heat and obtained by the dead remains of plant and animals, so they are categorized as a fossil fuel. क्या कहलाते हैं, फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं. समझ रहे बात. सो फॉसिल फ्यूल आर इन 3 कैटेगरीज. यहाँ पर 3 कैटेगरीज है फॉसिल फ्यूल की, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. नेचुरल गैस, ये 3 सब्सटेंस है. देखिए, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऑल दीज आर द फॉसिल फ्यूल बिकॉज दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द डेड रिमेन्स. डेड रिमेन्स का मतलब अनडिकम्पोज पार्ट. ठीक है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस अंडर ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स. ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं. सो दे आर द एग्जॉस्टिबल रिसोर्स. क्या कहलाते हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, बिकॉज दे टेक अगेन फॉर्मेशन फॉर द अगेन फॉर्मेशन ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स. तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं, तो ये जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम से मिलती है हमें एलपीजी. आप सब जानते हैं एलपीजी गैस काम आती है घर में, किचन में. नेचुरल गैस में आती है सीएनजी, ये भी याद रखेंगे. पेट्रोलियम जब देखो, ये 3 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. एलपीजी इज द कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम का नेचुरल गैस अलग से बनती है, दिस इज द सीएनजी. सीएनजी कहलाती है. ठीक है, तो आप सीएनजी सब जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सीएनजी क्या कहलाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो आप इसको आप यूज करते हैं, व्हीकल्स में यूज करते हैं. ठीक है, इट इज गुड फ्यूल है एंड प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है. तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोल क्या है. कोल एक ऐसा फ्यूल विच इज, कोल इज अ फॉसिल फ्यूल. सबसे पहला कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है. इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन. इसमें क्या होता है, कार्बन. इट इज अ हार्ड सब्सटेंस. इट इज अ ब्लैक इन कलर. कैसे कलर का है, ब्लैक कलर का है. ठीक है, सो वी कैन से हार्ड एज स्टोन. स्टोन की तरह दिखता है, पत्थर की तरह, काला पत्थर जिसको हम बोलते हैं, काला पत्थर लगता है. तो व्हाट इज द कोल, कोल इज द काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल. एक काइंड है फॉसिल फ्यूल का विच इज लुक्स लाइक द ब्लैक इन विच लुक लाइक द हार्ड स्टोन. एक स्टोन की तरह दिखता है, दैट इज ब्लैक इन कलर. कैसे कलर का होता है, ब्लैक इन कलर. एंड कंसिस्ट ऑफ द मेन एलिमेंट इज कार्बन. और उसके अंदर क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है. एंड इट गिव्स इट यूज एज ए फ्यूल. और किसका काम करता है, फ्यूल का. व्हेन कोल इज बर्न, कोल में क्या होती है, मेनली कार्बन एलिमेंट है. सो व्हेन कोल इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, इट प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड. कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. समझ आ रही बात. तो यहाँ पर व्हाट इज द कोल, कोल इज अ फॉसिल फ्यूल. इट इज अ काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल. इट काइंड है फॉसिल फ्यूल का. कोल कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट इज कार्बन. कार्बन की अमाउंट होती है इसमें. सो इट लुक लाइक अ ब्लैक स्टोन. एक ब्लैक स्टोन की तरह दिखता है, हार्ड ब्लैक स्टोन. ठीक है, काले पत्थर की स्टोन, काला पत्थर है, उस टाइप का हमें दिखता है. एंड कोल, ना कोल इज यूज इन द थर्मल पावर स्टेशन. थर्मल पावर स्टेशन. ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन में यूज किया जाता है, बिजली बनाने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, और इसके अलावा वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है ये एज अ फ्यूल. वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. पहले इंजन चलाते थे, भाप के इंजन जो होते हैं, रेल ट्रैक्स जो है, रेल चलाई जाती थी, ट्रेन चलाई जाती थी. ट्रेन भी हमारी स्टीम में, जो ट्रेन है वो कोयले से भाप बनाई जाती थी. कोयले से ट्रेन चलती थी पहले, कोल से यहाँ पे कोल यूज किया था. नहीं, कोयला जला जला के भाप बनती थी और भाप से उसकी स्टीम एनर्जी से ट्रेन का जो इंजन है वो आगे चलता था. ठीक है, तो इस तरह से रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन. तो यानी कहने का मतलब है, जो भाप की, जैसे आपने एक मूवी देखी गदर, एक प्रेम का था, उसमें गदर में जो ट्रेन चलती है वो ट्रेन भाप का इंजन दिखा रखा उसमें. तो उसमें देखते हैं कोल डालता रहता है, क्योंकि वो ब्रिटिश उस पर है. कोल की जो गदर एक मूवी है, ठीक है, उसमें दिखाया गया है, ब्रिटिश रूल दिखाया गया है. तो इसका मतलब उसमें उस टाइम में कोल बहुत ज्यादा यूज किया जाता था. तो जो आपके जो ट्रेन का जो इंजन होता था वो बेसिकली स्टीम पर बेस्ड था. तो स्टीम कैसे बनाते थे, कोल से बनती थी. वो कोल डालते रहते थे भट्टी के अंदर. कोल से बहुत ज्यादा कोल जब बर्न होता था तो हीट बनती थी. उस भाप से, उस जो हीट बन रही है, ठीक है, जो हीट बनेगी उस हीट से ट्रेन चलाई जाती थी. ठीक है, मतलब ऐसे चलाते थे. हाँ, कोल की जो, हाँ ठीक है ना, स्टीम प्रोड्यूस करवाते हैं, साथ में स्टीम भी प्रोड्यूस कराते हैं, ताकि वो क्या कर सके, इंजन जो है आगे चल सके. इट मीन्स कि यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन में, ट्रेन को चलाने में, रेलवे इंडस्ट्री, सॉरी डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज में कोल का यूज किया जाता है. सो कोल इज अ इम्पोर्टेंट सब्सटेंस. इट इज अ फॉसिल फ्यूल. नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि देखिए, भाप के इंजन होते हैं ना जो कोल से ही चलते हैं. आपके भाप के इंजन, भाप का इंजन क्यों बोलते हैं उसको, भाप कैसे बना रहे हैं. तो बेसिकली भाप बनाने के लिए क्या करते थे, जो आपके इंजन्स हैं उनमें
कोयला डालते थे भट्टियों में, भट्टी कोयला, जब कोयला बर्न होगा तो हीट बनेगी, हीट से भाप, पानी जो है उसको गर्म करते हैं तो भाप बनती है, ठीक है। अब उस भाप से, वेपर से एनर्जी इतनी ज्यादा होती है तो उससे इंजन चलाया जाता था, ठीक है। तो ऐसे चलते थे। अब हम बात कर रहे हैं कोल कैसे बना, फॉर्मेशन ऑफ कोल की मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कोल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कोल, सबसे पहली बात तो ये डिस्कस करते हैं कि जो कोल इज फॉर्म्ड अबाउट 300 मिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक है, अबाउट 300 मिलियन या 350 मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, ठीक है। इतना पूरा, इतने समय पहले बना है कोल, क्योंकि इतने समय पहले बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, पूरी जो अर्थ होती थी, अर्थ पर डेड फॉरेस्ट बहुत ज्यादा जो है, पूरी चारों तरफ से फॉरेस्ट से घिरी थी अर्थ हमारी, बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्लांट्स, ट्रीज होते थे। तो क्या हुआ, जो जैसे कोई भी हमारे ज्योग्राफी चेंज आते हैं, जैसे आपके बहुत बड़े बड़े डिजास्टर आ गए, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, वॉल्केनो आ गए, इस टाइप के नेचुरल जियोग्राफिकल चेंजेस आते हैं, जियोग्राफिकल चेंजेस हो गए, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, इनकी वजह से ये जो फॉरेस्ट थे वो ब्यूरिड हो गए अंडर द सॉइल, डेड हो गए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि जो आपके जियोग्राफिकल चेंजेस आए, या भूकंप, या आपके वॉल्केनोज वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह, इनकी वजह से आपकी जो बहुत ज्यादा पूरी अर्थ पर डेड फॉरेस्ट, एनिमल्स भी मरे और फॉरेस्ट भी डाई हो गए, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट आपके डाई हुए तो वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर दबते चले गए, ऐसे लेयर है सॉइल की, तो ऐसे धीरे धीरे दबते चले गए, समझ रहे बात, गो डीपर एंड डीपर। तो बात क्या होती है कि जो फॉरेस्ट अंदर दबे तो कुछ पार्ट ऑफ डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज तो हो गया, ठीक है। जो अनडिकम्पोज पार्ट बचा, अनडिकम्पोज पार्ट जो डिकम्पोज नहीं हुआ, फॉरेस्ट का, प्लांट्स का, फॉरेस्ट ट्रीज का जो पार्ट डिकम्पोज नहीं हुआ, इट गो डीपर एंड डीपर इन द लेयर ऑफ द सॉइल, अंदर जाता गया, ठीक है। अब जैसे जैसे वो धीरे धीरे अंदर जाएगा तो बेसिकली जो वुड है, वुड होती है, प्लांट्स की जो वुड होती है, लकड़ी होती है, उसके अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है, सेलुलोज कंटेंट ज्यादा होता है वुड के अंदर, लकड़ी के अंदर क्या होता है, सेलुलोज कंटेंट। तो जो सेलुलोज कंटेंट होता है लकड़ी का, उसका थर्मल डिग्रेडेशन होना है, एनारोबिक, थर्मल डिग्रेडेशन, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि मैंने आपको बताया कि जो अर्थ पर इतने साल पहले बहुत ज्यादा फॉरेस्ट से कवर थी हमारी अर्थ, तो इन जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से या आपके नेचुरल डिजास्टर की वजह से फॉरेस्ट जो है ब्यूरिड होते चले गए सॉइल के अंदर। तो कुछ क्या हुआ, जो पार्ट डिकम्पोज होना था वो तो डिकम्पोज हो गया, लेकिन जो पार्ट डिकम्पोज नहीं हुआ, जो रिमेन्स बच गया, वो सॉइल में जाता जा रहा है, प्रेस होता जा रहा है, धीरे धीरे दबता जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो वुड होती थी, लकड़ी जो होती है प्लांट की, वो डिकम्पोज नहीं होती है, तो वो अनडिकम्पोज रह जाती है। तो उसके अंदर, वुड के अंदर मेनली कौन सा कंटेंट पाया जाता है, सेलुलोज। सेलुलोज का, अब यहाँ पर जो लकड़ी है, लकड़ी का मतलब सेलुलोज कंटेंट जो है वो नीचे जा रहा है, कंप्रेस हो रहा है, और उसका धीरे धीरे, अब जितना धीरे धीरे देखिए, जैसे जैसे वो सॉइल के अंदर कंप्रेस होता जाएगा, हाई प्रेशर बनता जाएगा, जितना ज्यादा सॉइल से कवर अप होता जाएगा, हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर बनेगा। तीन कंडीशन यहाँ पे कंडीशन क्रिएट होंगी, हाई प्रेशर, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर, ये तीन कंडीशन है हमारे पास, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो जो अनडिकम्पोज पार्ट है, अनडिकम्पोज पार्ट हो गया हमारे ट्रीज का वुड, वुड का मतलब सेलुलोस मटेरियल, ठीक है। जो उसके अंदर सेलुलोस मटेरियल है, उसका जैसे जैसे प्रेस होता जा रहा है सॉइल में, उसका स्टार्ट क्या होगा, एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन का मतलब उसका डिग्रेडेशन, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा धीरे धीरे। एनारोबिक थर्मल, थर्मल मतलब हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, और एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो वी कैन से इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द हाई प्रेशर, धीरे धीरे अंदर जाता जा रहा है, समझ रहे बात, धीरे धीरे अंदर जाएगा तो हाई प्रेशर तो वैसे ही बन रहा है, कंप्रेस होता जा रहा है, एंड हाई टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है क्योंकि सॉइल में नीचे जा रहा है धीरे धीरे अर्थ पे। तो इन तीन कंडीशन की वजह से, सो दिस जब तीन कंडीशन जब अप्लाई होती हैं तो कंडीशन इज कॉल्ड एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि उसमें देखिए जैसे जैसे वो प्रेस होगा, सेलुलोस मटेरियल, जैसे जैसे लकड़ी नहीं, सेलुलोस मटेरियल जब प्रेस होगा तो उसमें से जो मॉइस्चर कंटेंट है, हम किसी चीज को दबाएंगे, हमारा बलून है, बलून में से अगर उनको पिचकाए हाथ से तो उसमें पानी की अमाउंट बाहर, मान लो बलून है, बलून में एक छेद कर दो हल्का सा, और जैसे हम उसको ज्यादा प्रेशर लगाएंगे पानी बाहर निकलेगा, और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे पानी और ज्यादा बाहर निकलेगा, सेम कंटेंट यहाँ पर है। तो आपका जो सेलुलोस मटेरियल है, ठीक है, इसका एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर। देखिए प्रेशर तो वैसे ही बनता है क्योंकि वो नीचे डीपली जा रहा है, जितना ज्यादा जाता जाएगा उतना ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा
एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, और थर्मल मतलब हाई टेम्परेचर। तो इन तीन कंडीशन पर जब अप्लाई होता है तो जो सेलुलोस मटेरियल है उसमें से पानी की अमाउंट बाहर रिलीज हो जाती है, वाटर एक्सपेल हो जाता है, वाटर एक्सपेल होता जाता है। ठीक है, इस प्रकार से वाटर जो है एक्सपेल हो जाएगा, पानी बाहर निकलेगा। और पानी कितना बाहर निकल रहा है, ठीक है, जैसे जैसे पानी बाहर निकलता जाएगा उसके अंदर कार्बन बसता जाएगा। ओनली वाटर एक्सपेल होता जाएगा और कार्बन की अमाउंट ओनली रिमेनिंग जो कंटेंट रह जाएगा दैट इज ओनली कार्बन। यानी सेलुलोस मटेरियल का एनारोबिक डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी धीरे धीरे हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर और हाई प्रेशर की वजह से उसमें से वाटर की कंटेंट बाहर निकलती जाएगी और केवल जो मेन एलिमेंट बच जाएगा दैट इज ओनली द कार्बन। क्या कहलाएगा? कार्बन। सो दिस इन दिस वे वी कैन से द फॉर्मेशन ऑफ कोल अकर। तो इस टाइप से कोल का फॉर्मेशन होता है। सो वी कैन से द कन्वर्जन ऑफ सेलुलोस मटेरियल, वी कैन से दिस इज द वुड। द कन्वर्जन ऑफ वुड का कन्वर्ट होना वुड का कन्वर्ट होना इनटू कोल में कन्वर्ट होना। वुड मतलब सेलुलोस मटेरियल का कन्वर्ट होना कोल में इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ एयर। समझ बात? सो द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, द प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। यानी इस प्रोसेस में क्या होता है? कार्बोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेलुलोस मटेरियल, वी कैन से द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। वुड का कोल में कन्वर्ट होना, डेड वेजिटेशन का कोल में कन्वर्ट होना। वुड क्या थी? डेड वेजिटेशन थी जो डिकम्पोज नहीं हुई है। ठीक है, तो वुड का यानी डेड वेजिटेशन का कोल में कन्वर्ट होना इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। दीज थ्री कंडीशन आर कॉल्ड एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन। क्या कहलाता है ये? एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन अप्लाइड की जाती हैं, ठीक है, ऑन द वुड। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन बिकॉज इन दिस प्रोसेस वाटर इज एक्सपेल कंटिन्यूअसली एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इंक्रीजेज। जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है और पानी की कंटेंट बाहर निकल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली कितना पानी बाहर निकल रहा है और कार्बन की अमाउंट कितनी बच रही है उसके अंदर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली 4 टाइप का कोल होता है, टाइप्स ऑफ कोल। ठीक, कोल 4 टाइप का हमारे पास है। पहला कोल होता है पीट। सबसे पहले देखिए, जब वुड है, जो वुड थी सेलुलोस मटेरियल था, इसमें वुड की जब सबसे पहला वुड का जो फर्स्ट स्टेज है, वुड के कन्वर्जन, जब वुड से कोयला बनता है, कोल बनता है, तो ये 4 स्टेज में बनता है। इसकी पहली स्टेज है बीट, देन लिग्नाइट, देन बिटुमिनस और चौथी कौन सी है? एंथ्रासाइट। ये 4 टाइप का कोल बनता है जब वुड का कन्वर्जन में होता है। ठीक है, जब वुड अंडर प्रेशर जाती है, हाई टेम्परेचर पे एनारोबिक डिग्रेडेशन होता है वुड का, तभी 4 टाइप का कोल आपका तैयार होता है। इट मीन्स ये 4 टाइप के कोल जब बनते हैं तो सबसे पहले लकड़ी का कलर आप जानते हैं ब्राउन होता है, ब्राउन कलर होता है। थोड़ा सा जब लकड़ी हल्का सा लाइट, इस जो ब्राउन है इसका थोड़ा सा डार्क हो जाता है, इससे थोड़ा सा कलर डार्क मतलब ब्राउन है, तो ये भी वैसे लाइट ब्राउन में ही आती है, लकड़ी जैसे ही कलर होता है, थोड़ा सा फर्क होता है कलर में। तो पीट कोयले की फर्स्ट स्टेज है, इट इज द यंगर स्टेज ऑफ कोल। हम यंगर स्टेज में भी कह सकते हैं, ये यंगर स्टेज होती है। अब इसमें केवल 35% ही कार्बन होता है। ठीक है, पानी की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, तो हम कह सकते हैं कि जब वुड प्रेस्ड हो रही है, ठीक है, अभी बहुत ज्यादा हाईली प्रेस नहीं है, तो पानी बहुत कम एक्सपेल हुआ है, यानी इट कंसिस्ट ऑफ द 35% ऑफ कार्बन एंड हायर कंटेंट ऑफ वाटर, पानी की कंटेंट बहुत ज्यादा होती है। पानी की कंटेंट ज्यादा होने की वजह से इट इज द लोअर ग्रेड ऑफ फ्यूल, लोअर ग्रेड में आता है ये, लोअर ग्रेड ऑफ कोल का बहुत लोअर ग्रेड कहलाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की अमाउंट बहुत कम होती है, क्योंकि यंगर स्टेज है, जस्ट वुड ने कन्वर्ट होना शुरू ही किया है कोल में। ठीक है, अंडर प्रेशर वुड ने कन्वर्ट होना शुरू किया है, तो इसका कलर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है बस। तो ऐसा कोल जिसके अंदर कार्बन की अमाउंट बहुत कम होती है लेकिन मॉइस्चर की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, समझ रहे हैं, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। सो इट इज नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द हीट, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता। सो इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक, बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है। सो इट इज द लोअर ग्रेड ऑफ फ्यूल, कोल कहलाता है। अब पीट को हाईली प्रेस कर रहे हैं। अब देखिए, पीट अगर आपने रिमूव नहीं किया वहां से तो पीट अंडर प्रेशर जाता है। ये पीट की स्टेज है, आप देखेंगे इधर नोटबुक को देखना ध्यान से, ये पीट की स्टेज है, इस जगह मुझे पीट मिला। अब मैंने यहाँ से पीट को नहीं निकाला तो पीट अंडर प्रेशर और जाता जाएगा मिलियन ऑफ ईयर्स। ठीक है, टाइम लगता जाएगा इनमें, सो मेनी ईयर्स में पीट और अंदर प्रेस हो गया। अब और ज्यादा प्रेस हो गया, दबाव पड़ रहा है, हाईली प्रेस। अब इसमें वाटर की कंटेंट और बाहर निकल गई, पानी मोर एक्सपेल
ठीक है, वाटर जो है मोर वाटर एक्सपेल हो गया, पानी बहुत ज्यादा बाहर निकल गया। तो अब जो स्टेज आई दैट इज कॉल्ड लिग्नाइट, लिग्नाइट कहलाएगी। ठीक है, अब पानी और पहले के कंपेरिजन ज्यादा पानी बाहर हो गया। अब पानी ज्यादा बाहर हो गया तो इसके अंदर कार्बन की कंटेंट बढ़ गई। इट मीन्स कार्बन कंटेंट हो गया यहाँ 35% है, यहाँ कम से कम अबाउट 35% से ऊपर चला जाएगा ना, अप टू 50% तक कार्बन रहता है। 35% टू 50% तक कार्बन की अमाउंट रहती है, मतलब ये एवरेज इक्वल रहता है यहाँ पर लगभग। ठीक है, इससे पानी की कंटेंट कम होती है। पीट के कंपैरिजन अगर मैं देखूं तो लिग्नाइट के अंदर वाटर की कंटेंट कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी वाटर की कंटेंट तो है, सो इट इज नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल, वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कोल। ठीक है, सो अब अगर हम यहाँ से लिग्नाइट को भी रिमूव नहीं करते हैं, रिमूव नहीं कर रहे हैं इसको लिग्नाइट को, तो हम क्या करें, ये हाईली प्रेस होता जाएगा धीरे धीरे, फिर इसको बहुत साल लगेंगे एंड देन कंप्रेस। अब मोर वाटर, मोर एंड मोर वाटर एक्सपेल, समझ रहे बात, पानी बहुत ज्यादा बाहर आ गया, मॉइस्चर बाहर आ गया सारा। सो अब जो मेन एलिमेंट बचा उसके अंदर कार्बन ज्यादा रह जाएगी। सो वी कैन से द थर्ड स्टेज इज दैट बिटुमिनस, कार्बन की जो कोल की जो थर्ड स्टेज है दैट इज अ बिटुमिनस कोल। कैसा कोल कहलाता है, बिटुमिनस। ज्यादातर कोल जो है आपके बिटुमिनस कोल ही यूज किया जाता है बिकॉज इट इज अबंडेंट इन नेचर, बहुत ज्यादा अबंडेंट है यहाँ पर, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा प्रेस नहीं होने दिया जाता, तो इसी को निकाल लेते हैं, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ 50 to 80 और 85% ऑफ कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में कार्बन की अमाउंट इसमें बहुत ज्यादा रहती है। वाटर कंटेंट मिनिमम है, वाटर कंटेंट कि मोर वाटर एक्सपेल हो गया, सो वाटर कंटेंट की जो अमाउंट है, वाटर कंटेंट मतलब मॉइस्चर की जो अमाउंट है वो मिनिमम है। कार्बन की अमाउंट 50 to 85% इसमें कार्बन रहता है, सो इट गिव्स मोर हीट, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, थर्ड स्टेज हमारे बिटुमिनस की है। तो जैसे जैसे लिग्नाइट कंप्रेस होता जा रहा है आपका, ठीक है, जैसे जैसे प्रेस होगा और ज्यादा प्रेस होगा, वाटर एक्सपेल हो गया इसमें से, वाटर एक्सपेल हो गया तो बचा हुआ कंटेंट क्या रह गया, कार्बन रह गया। तो अब इसके अंदर केवल कार्बन की अमाउंट बहुत ज्यादा रह जाती है, तो दैट इज द 50 to 85% कार्बन है। वाटर कंटेंट आपका इसके अंदर मिनिमम रहता है, सो इट इज द हाउस होल्ड कोल कहलाता है ज्यादातर, ये हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड कोल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्बन एक ऐसा ये कोल ऐसा है कि जिसको बहुत ज्यादा कंप्रेस होने में टाइम नहीं लगता, तो इट मीन्स कि इसके कार्बन की कंटेंट बहुत ज्यादा सही रहती है, वाटर कंटेंट नहीं रहता, मोर अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, स्मोक नहीं ज्यादा देता, तो इट मीन्स इट इज द गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल, एक अच्छी गुड क्वालिटी का फ्यूल कोल माना जाता है। सो इट इज मोस्ट यूज इसका मोस्टली जो यूज किया था वो बिटुमिनस कोल का ही किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एंथ्रासाइट बनने में फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इतना वेट नहीं होता, तो बिटुमिनस को ज्यादातर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर झारखंड कोयला पाया था झारखंड में, आपके बिहार, आपके जो झारखंड होते हैं, बिहार है, ठीक है, मध्य प्रदेश, MP है, इन जिलों में ये इन स्टेट में पाया जाता है। झारखंड सबसे ज्यादा झारखंड से निकलता है कोयला। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं एंथ्रासाइट की, आपका फोर्थ टाइप है एंथ्रासाइट। अगर मैं बिटुमिनस को मान लो निकालू नहीं यहाँ से, तो और मुझे और अच्छा कोयला चाहिए, तो मैं इसको और कंप्रेस होने छोड़ दूं, फिर उसको और बहुत टाइम लगेगा, कई साल लगेंगे, और बिटुमिनस हाईली कंप्रेस हो जाएगा। देन इट फॉर्म द फोर्थ स्टेज ऑफ द कोल दैट इज कॉल्ड एंथ्रासाइट। क्या कहलाएगी, एंथ्रासाइट। समझ रहे बात, फोर्थ स्टेज हमारे पास आ गई कोल की, दैट इज कॉल्ड द एंथ्रासाइट। ठीक, अब हमारे पास जो फोर्थ स्टेज आई है कोल की, एंथ्रासाइट। इस एंथ्रासाइट में आपका जो है, क्योंकि अब इसमें पानी की अमाउंट बहुत कम है, इट लेस कंटेंट है इसमें। ठीक है, सो वी कैन से कि इट इज लेस कंटेंट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की कंटेंट इसमें बहुत कम है। समझ रहे बात, एंथ्रासाइट है आपका। तो एंथ्रासाइट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ द कोल विच बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द मोर कंप्रेशन ऑफ द बिटुमिनस कोल, सो मोर एंड मोर वाटर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कोल। यहाँ से पानी बहुत ज्यादा बाहर निकल गया, तो लेस कंटेंट ऑफ मॉइस्चर, बहुत कम अमाउंट में, तो बचा क्या, केवल कार्बन। सो इट कंसिस्ट ऑफ मेनली 90% और 90 to 95% ऑफ इसमें क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, कार्बन की अमाउंट 90 अप टू 90, 92, 95 के परसेंट इसमें कार्बन की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। सो इट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ कोल कहलाता है, इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी
ऑफ कोल की मानी जाती है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द लीस्ट कंटेंट ऑफ मॉइस्चर एंड मोर कंटेंट ऑफ द कार्बन। तो कोल का कलर कैसा है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट ऑफ कार्बन। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा बना पीट। पीट सबसे पहले वुड से बना था, तो वुड का डायरेक्ट कन्वर्जन है ये, तो इसमें बहुत ज्यादा पानी बाहर नहीं निकला, सो इट कंसिस्ट ऑफ द लेस अमाउंट ऑफ कार्बन, सो इट इज लाइट ब्राउन इन कलर। ये लाइट ब्राउन का है, समझ रहे, लाइट ब्राउन कलर का होता है ये पीट। लेकिन लकड़ी से थोड़ा डार्क है, वुड से थोड़ा डार्क कलर है, लेकिन लाइट ब्राउन है। ठीक है, अगर मैं लिग्नाइट की बात करूं तो ये डार्क ब्राउन में आ जाता है। ठीक, ये डार्क ब्राउन में आ जाता है लिग्नाइट आपका। अगर मैं बिटुमिनस की बात करूं तो इसमें कार्बन के अमाउंट बहुत ज्यादा है, 85% है, सो इट इज ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर का होता है। एंड एंथ्रासाइट कंसिस्ट ऑफ मेनली कार्बन, वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, सो इट इज द डार्क ब्लैक इन कलर, dark black in color. So these are the types of coal: peat and lignite, anthracite, bituminous and anthracite। हमारे पास 4 टाइप के कोल आपके पास आ गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कोल का जो है कैटेगरीज है कि किस टाइप से कोल जो होती है फॉर्मेशन होती है कोल की। सो द कन्वर्जन ऑफ वुड, सेलुलोज मटेरियल, वुड का जो सेलुलोज होता है वो स्लोली कन्वर्ट हो जाता है एंड इनटू द कोल, एंड द कन्वर्जन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन। बिकॉज इन दिस प्रोसेस द वाटर कंटेंट स्लोली डिक्रीजेस एंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, धीरे धीरे कार्बन के अमाउंट इंक्रीज हो जाती है और आपकी जो वाटर कंटेंट की अमाउंट है, समझ रहे, वो वाटर की जो अमाउंट होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। तो जैसे जैसे उसमें कार्बन की अमाउंट इंक्रीज होती है उसका कलर चेंज होता जाता है। तो सबसे पहले 4 स्टेज में कोल आता है। देखते हैं, देखिए इस टाइप से आपका 4 टाइप का जो है कोल फॉर्म होता है। बिकॉज एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, द कोल इज अ 4 टाइप: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। एज द coal pressed in the soil layer by layer and high temperature and high pressure in the absence of air, 3 conditions are created and the carbon content increases in the material and water content जो है expel, so it forms the coal। और इस टाइप से आपका क्या होता है, कोल का फॉर्मेशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोल। नेक्स्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोल। नेक्स्ट टाइम डिस्कसिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोल। प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, कोल के कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, कोल से कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं देखेंगे। कोल के 4 टाइप के 4 टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं कोल से, हम बना सकते हैं। एक होता है कोक, सेकंड इज दैट कोल तार, थर्ड वन इज दैट कोल गैस, एंड फोर्थ इज दैट अमोनिकल लिकर। ठीक है, ये 4 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं दैट आर ऑब्टेन्ड बाय द कोल से बनाते हैं। एंड these are the products obtained by a process, एक प्रोसेस की मदद से हम इनको बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ठीक है, ये 4 जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, कोल तार, कोल गैस एंड अमोनिकल लिकर, दीज 4 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। क्या कहलाता है ये, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाए जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है कोल को हीट किया जाता है, कोल हीटेड बड़ी बड़ी भट्टियों में कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर 1000 to 1400 डिग्री सेल्सियस पर कोल को हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड अबाउट 1000 to 1400 डिग्री सेल्सियस जब कोल को हीट किया जाता है। द 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, दीज आर कॉल्ड कोक, कोल तार, कोल गैस एंड अमोनिकल लिकर। ठीक है, तो सबसे पहले जब कोल को हीट करते हैं तो देखिए, मान लीजिए जब मैं ये एक बॉइलिंग ये एक कंटेनर है जिसमें आप कोल को हीट कर रहे हैं, ये पैक कर रखा है, आपने इसमें एक ट्यूब डाल दिया है। ठीक है, जहां से गैस बाहर निकलेगी। तो जब हम इसमें कोल को हीट करते हैं तो कोल के अंदर 2 चीजें हैं, एक तो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज है। इस कोल के अंदर 2 चीजें होती हैं। ठीक है, एक तो होती है वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज यानी जो गैसेस स्टेट में होती हैं, और एक होता है वाटर कंटेंट। ठीक है, कोल के अंदर 2 सब्सटेंस हैं। कोल के अंदर कार्बन के अलावा, समझ रहे बात, कार्बन के अलावा 2 और कंटेंट्स हैं। एक लिक्विड इम्प्योरिटीज है दैट इज कॉल्ड मॉइस्चर, और एक है आपकी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज जो गैसेस स्टेट में है, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है। ठीक है, जैसे ही हम कोल को हीट करते हैं, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है 2 स्टेट में, एक तो मॉइस्चर कंटेंट है और दूसरी वोलेटाइल फॉर्म में इम्प्योरिटीज। ठीक है, जैसे ही हम कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर,
तो जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, तो जो वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज है, वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज का मतलब ऐसी इम्प्यूरिटीज जो बहुत जल्दी टेम्परेचर पर गेन करते ही वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, गैसेस स्टेट में आ जाती हैं। तो ऐसी इम्प्यूरिटी जो जल्दी गैसेस स्टेट में आती है वो वोलेटाइल कहलाती हैं। तो जैसे हम कोल को हीट करते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर जो वोलेटाइल इम्प्यूरिटी होती है वो गैसेस फॉर्म में बाहर निकलती हैं, गैसेस फॉर्म में बाहर निकलती हैं। सारे समझ आ रही बात? तो ये जैसे ही वो गैसेस फॉर्म में बाहर निकलती हैं, इस गैसेस इम्प्यूरिटीज को एक कलेक्ट करवा देते हैं वाटर के अंदर। तो अब ये जो वोलेटाइल इम्प्यूरिटी, इसके अंदर पानी रह गया सिर्फ, ठीक है, वाटर की कंटेंट आपकी जो है वाटर की कंटेंट रहती है और आपकी वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज रहती हैं, ठीक है। तो ये वाटर और वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज सारी, सॉरी देखते हैं, देखिए जब हम कोल को जब हीट कर रहे हैं तो इसके अंदर जो हमारी इम्प्यूरिटीज हैं, वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज हैं, ये गैसेस वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज जो होती हैं वो आपकी एक बार अगेन दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कैसे करते हैं, दोबारा देखेंगे एक बार। देखिए हम क्या करते हैं, इसमें कोल को जब हीट कर रहे हैं, कोल को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं 1000 to 1400 डिग्री सेल्सियस पर, तो कोल के अंदर वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज हैं, ठीक है, वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज हैं, ठीक है। वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज में आपकी दो चीजें आ गई, मॉइस्चर कंटेंट भी आ गया और गैसेस इम्प्यूरिटीज भी आ गई, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट भी है आपका और गैसेस इम्प्यूरिटीज भी है, सारा आ गया, मॉइस्चर कंटेंट भी और गैसेस इम्प्यूरिटी भी सब वोलेटाइल हो जाती है, यानी बाहर वेपर्स की फॉर्म में आ जाती हैं और ये इम्प्यूरिटीज बाहर आ जाती है निकल के, ठीक है। जब ये बाहर आती है तो इसके अंदर केवल बच जाता है, कुछ भी नहीं बचता, केवल सब वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज, मतलब ऐसी इम्प्यूरिटीज जो वेपर्स में जा सकती हैं, वो सब निकल के बाहर आ जाती है गैसेस फॉर्म में। और अब इसके अंदर जो सॉलिड फॉर्म बच जाती है, सॉलिड बच जाती है, केवल ओनली जस्ट कोल की वो फॉर्म बचती है, दैट इज कॉल्ड कोक। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी जलने के बाद एश बच जाती है ना, एश, जस्ट लाइक यहाँ पर कोयले को जलाते हैं तो एश बच जाती है, एश फ्रॉम एश लाइक सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन, जिसके अंदर मेनली कार्बन होता है, 98% कार्बन होता है ओनली। सो इट इज डार्क ब्लैक इन कलर, डार्क ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। सो वी कैन से इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की, ये प्योर फॉर्म कहलाती है क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ 98% कार्बन बिकॉज ऑल द वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड, मॉइस्चर कंटेंट रिमूव्ड ऑल्सो एंड बिटुमिनस, वैसे भी बिटुमिनस कोल यहाँ पर ज्यादातर या एंड्रोसाइड कोल अगर हम यूज करते हैं तो इनमें पानी की अमाउंट बहुत कम रहती है, तो सारी वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज है, गैसियस इम्प्यूरिटीज हो चाहे आपकी लिक्विड इम्प्यूरिटीज, सारी वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज ऐसी इम्प्यूरिटीज जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर रिमेनिंग सब्सटेंस बचता है दैट इज कोल्ड कोक, सो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन। इसके अंदर केवल क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है, वो रह जाता है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज बाहर निकली हैं इनको हम पानी में कलेक्ट करवा देते हैं, ठीक है। इन इम्प्यूरिटीज को हम एक ट्यूब में कलेक्ट करवा देते हैं, बंद ट्यूब होती है ऐसे, इसके अंदर कलेक्ट कराते हैं, इसके अंदर वाटर ले लिया जाता है, ठीक है, वाटर ले लेते हैं ऐसे वाटर में डिजोल्व। तो ये जो वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज हैं ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है सॉल्युबल और एक होती है इनसॉल्युबल, ठीक है, ये भी दो टाइप की होती है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। समझ रहे बात? ये जो वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज बाहर निकली है दो टाइप की है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज होती है जो पानी में डिजोल्व हो जाती हैं, इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज वो होती है जो पानी में डिजोल्व नहीं होती है। तो जब ये वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज बाहर निकल रही हैं तो हम इन इम्प्यूरिटीज को पानी में कलेक्ट करवाते हैं, ठीक है। पानी में कलेक्ट कराते हैं तो कुछ इम्प्यूरिटीज पानी में डिजोल्व हो जाती हैं, बहुत डिजोल्व हो जाती हैं, और कुछ ऐसी होती है जो गैसेस फॉर्म में होती है, जो गैसेस फॉर्म में रहती हैं वो तो बाहर निकाल देते हैं, उसको हम कोल गैस कहते हैं, ठीक है, कोल गैस कहते हैं। कुछ इम्प्यूरिटीज पानी में डिजोल्व नहीं होती है, नॉट डिजोल्व, जो इम्प्योरिटीज डिजोल्व नहीं होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं एक विस्कस लिक्विड की फॉर्म में, गाढ़ा सा लिक्विड होता है, सेपरेट लेयर बन गई। तो यहाँ देखेंगे जो इम्प्योरिटीज यहाँ पे डिजोल्व नहीं हुई है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, एंड स्टिक एक विस्कस, हम कह सकते हैं गाढ़ा सा लिक्विड होता है, टैरी चिपचिपा सा, है ना, टैरी मटेरियल होता है, टैरी मटेरियल होता है काफी चिपचिपा सा, ठीक है, दैट इट इज कॉल्ड कोलतार। क्या कहलाता है ये आपका? कोलतार। कोलतार ये आपका जो नीचे सब्सटेंस सेटल डाउन हो गया है, देख रहे हैं ये सब्सटेंस जो सेटल डाउन हो गया दैट इज अ विस्कस, हाईली विस्कस, गाढ़ा होता है, टैरी मटेरियल है, एंड इट हैज अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत ज्यादा जली हुई स्मेल इसमें आती है, अनप्लीजेंट स्मेल का होता है, सो दैट इज अ कोलतार कहलाता है, ठीक है। अब इसमें से जो सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज हैं, सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज भी वो ऐसी है, एक बहुत हल्की है, जो बहुत हल्की है वो तो वेपर्स की फॉर्म में बाहर गैसेस स्टेट में रहती है तो वो बाहर निकल जाती है, वो हम कोल गैस कहते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी है जो इसमें पानी में डिजोल्व हो जाती हैं, ठीक है, जो पानी में डिजोल्व हो जाती हैं, सो दिस इज कॉल्ड अमोनिकल लिकर। इस जो सेपरेट लेयर बन रही है वाटर की दैट इज द अमोनिकल लिकर कहते हैं,
ठीक है, इस टाइप से हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। क्या कहलाता है ये? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। हमने क्या किया, देखिए कोल को हीट करना है 1000 to 1400 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो कोल के अंदर जितनी भी वोलेटाइल कंटेंट होता है, वाटर हो या गैसेस इंप्योरिटीज हो, सारी सब कुछ रिमूव हो जाती हैं, केवल रिमेनिंग सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ मेनली कार्बन, दैट इज कॉल्ड कोक। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। कोल की प्योरेस्ट फॉर्म कहलाती है। एंड नाउ वोलेटाइल इंप्योरिटीज जो बाहर निकलती है उनको गैस में कलेक्ट कराते हैं, ठीक है, सॉरी इनको वाटर में कलेक्ट करा देते हैं। वाटर में कलेक्ट करा देते हैं, 2 टाइप की होती है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है वो तो पानी में डिजोल्व नहीं हो पाती, तो जो नीचे सेटल डाउन हो जाती है उस ट्यूब में, और एक फॉर्म ऑफ सेपरेट लेयर, एक सेपरेट लेयर की फॉर्म में बाद में उनको निकाल सकते हैं। विस्कस लिक्विड है, दैट इज द कोल तार। इन जो नीचे सब्सटेंस सेटल डाउन होता है दैट इज कॉल्ड कोल तार। कुछ इंप्योरिटीज पानी में डिसॉल्व हो जाती है, कुछ बहुत हल्की होती है जो गैसेस स्टेट में ही बरकरार रहती है, एंड दे लिबरेट फ्रॉम द ट्यूब, उसको अलग से ट्यूब से बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कोल गैस। क्या कहलाती है वो? कोल गैस कहलाती है, ठीक है। जो इंप्योरिटीज पानी में डिसॉल्व हो गई हैं, एंड दिस सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड अमोनिकल लिकर। क्या कहलाता है? अमोनिकल लिकर। अमोनिकल लिकर का मतलब क्या होता है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमोनिकल लिकर क्या होता है? अमोनिकल लिकर बता रही हूँ। अमोनिकल लिकर LIQUOR, ठीक है, अमोनिकल लिकर LIQUOR। अमोनिकल लिकर इट कंसिस्ट ऑफ द इट इज द सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर। इट इज द अमोनिकल लिकर। लिकर मतलब सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का सॉल्यूशन है इन वाटर में, ठीक है, पानी के अंदर अमोनिया का सॉल्यूशन। अमोनिकल लिकर इट इज द सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर। समझ बात? अमोनिकल लिकर का मतलब क्या हो गया? सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर। पानी के अंदर अमोनिया की कंटेंट बहुत ज्यादा होती है, सो इट इज यूज एज अ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के फॉर्म में इसको हम यूज किया जाता है अमोनिकल लिकर को। ये इसका यूज है, सॉल्यूशन रहता है इसमें, अमोनिया का सॉल्यूशन है ये, सो इट इज यूज एज अ फर्टिलाइजर। खेतों में यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर की फॉर्म में। फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है उनमें भी यूज किया जाता है। इसके अलावा आपके कोल गैस, ठीक है, जो गैस की फॉर्म में बाहर निकली, गैस की फॉर्म में रहती है कोल गैस। इट इज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या कि हीट प्रोड्यूस करने की जो अमाउंट होती है बहुत ज्यादा होती है, हाई गुड अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती है, गुड अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती है, गुड अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, ठीक है, अच्छी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती है, सो इट इज अ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल मानी जाती है गैस स्टेट में। एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका मिक्सचर है ये, ठीक है। कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन। इन 3 गैसों का मिक्सचर होती है कोल गैस, दैट रिमेन इन द गैसेस स्टेट एंड दैट लिबरेट ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द हाई कैलोरीफिक वैल्यू, सो इट इज कॉल्ड एज अ गुड फ्यूल, ठीक है, बिकॉज इट गिव्स मोर अमाउंट ऑफ हीट एंड लेस अमाउंट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। ये होगी कोल गैस की बात, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास आता है कोक। मैंने आपको बता दिया कोक जैसे कोक वो सब्सटेंस है दैट रिमेन बिहाइंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ द वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। यानी अगर हम कोल में से, ये देखिए कोल में से अगर मैं माइनस कर दूं, कोल में से वोलेटाइल इम्प्योरिटीज बाहर निकाल दूं, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज बाहर निकाल दूं, तो हमारे पास जो रिमेनिंग सब्सटेंस बचेगा दैट इज कॉल्ड कोक। सो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन। 98%, 99% इसमें क्या होता है? कार्बन होता है, कार्बन। सो इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, एंड इट इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल की एक्सट्रैक्शन में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, सो इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में काम करता है। ये आप आगे 10th क्लास में पढ़ेंगे कैसे रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। सो इट इज मेनली यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल के एक्सट्रैक्शन में एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की प्योर फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड कोक कहलाती है, ठीक है। सो अब कोल ज्यादा बेटर है, कोक ज्यादा बेटर है? ऑब्वियसली कोल के अंदर मॉइस्चर की अमाउंट रहती है, जबकि कोक के अंदर मॉइस्चर नहीं है। सो अगर हम कोक को बर्न करते हैं, सो इट गिव्स मोर अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा अमाउंट में। कोल की कंपैरिजन में अगर मैं कोल की बात करूं और कोक की बात करूं, तो इसके कंपैरिजन में इसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ कार्बन, मोर अमाउंट ऑफ कार्बन है, ठीक है, कार्बन की अमाउंट ज्यादा है। सो इट गिव्स मोर हीट इन कंपैरिजन टू कोल, ठीक है। सो इट गिव्स मोर हीट इन कंपैरिजन टू कोल। अब मैं बात करती हूँ कोल तार की। कोल तार, ठीक है, कोल तार अभी मैंने बताया कि एक
विस्कस लिक्विड है। इट कंसिस्ट ऑफ द 200 अबाउट कंपाउंड्स, केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर 200 ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, 200 ऑफ सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। एंड इट इज अनप्लीजेंट ऑर्डर, अनप्लीजेंट ऑर्डर, गंदी सी स्मेल, बैड स्मेल बहुत ज्यादा आती है इसकी, जैसे जलती है कोई चीज, तार जलता है इस टाइप की कोई स्मेल आती है इसमें जली हुई सी। तो आप देखते हैं कोल तार की सड़क बनाते हैं, सड़क बनाने के लिए कोल तार एक काला सा लेप लगा देते हैं ब्लैक कलर का। तो इस टाइप की जब कोल तार बर्न होता है धीरे धीरे, कोल तार को पता है क्या करते हैं, बड़ी वो मशीन आती है सड़क बनाने के लिए, तो जो जब वो उसमें कंकड़ी डालते हैं तो उसके ऊपर एक काला सा स्टिकर सा सब्सटेंस देखा होगा आपने, वो बिछा देते हैं ताकि वो कंकड़ी जो है वो चिपक जाए। तो उसको कंटिन्यूसली वो हीट करते रहते हैं, बर्न अप करते रहते हैं ताकि वो मेल्ट सा होता रहे, लिक्विड फॉर्म में रहे। तो नहीं तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा टैरी सा हो जाएगा, चिपक जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं। तो देखा होगा उसमें बर्निंग सब्सटेंस की बहुत ज्यादा बर्निंग स्मेल आती है, तार वगैरह चलता है, इस टाइप की इसमें स्मेल दिखती है। और कोल तार का जो यूज किया जाता है ज्यादातर, कोल तार से बहुत सारे प्रोडक्ट्स एज ए रॉ मटेरियल काम आता है कोल तार, टू मेक द सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, ड्रग्स, आपके डाइज, पेंट, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, ठीक है, बहुत सारे सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं इनको बनाने में के लिए एज ए रॉ मटेरियल काम करता है कोल तार। लेकिन नाउ इट इज कोल तार से ज्यादा अच्छा सब्सटेंस आजकल यूज किया है। और इन प्लेस इन सब्सटेंस तो बनाए जाते हैं, साथ में रोड सड़क बनाने में भी कोल तार का यूज किया जाता है। लेकिन अब आजकल कोल तार से एक और अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, दैट इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज किया जाता है। लेकिन अब आजकल जो है सिंथेटिक फाइबर, डाइज, ड्रग्स बनाने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के यूज किए जाते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम को हम यूज करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज किया जाता है आजकल, नाउ इट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब कि कोल तार जो है बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर, ड्रग्स, डाइज, यहाँ तक कि रोड की सरफेसिंग करता है, रोड को एक सार करता है, एक यूनिफॉर्म बनाता है। लेकिन आजकल कोल तार की रिप्लेसमेंट पर एक नया सब्सटेंस पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल तार से मच बेटर एक सब्सटेंस यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, पेट्रोलियम से मिलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज किया जाता है। दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ड्रग्स, डाइज एंड ऑल्सो सरफेसिंग ऑफ रोड, रोड की सरफेसिंग करने में काम आता है। जैसे कोल तार सड़क को यूनिफॉर्म बनाने में काम आता है, ठीक इसी प्रकार से कोल तार के रिप्लेसमेंट पे एक और अच्छा सब्सटेंस है दैट वर्क जस्ट लाइक द कोल तार की तरह काम करता है। इट इज अ बट इट इज नॉट ऑब्टेन बाय द कोल से नहीं मिलता, बट इट इज ऑब्टेन बाय द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम से मिलता है। द सब्सटेंस इज कॉल्ड बिटुमिन, बिटुमिन कहलाता है, बिटुमिनस नहीं है, बिटुमिन है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम, किससे मिलता है, पेट्रोलियम से, एंड यूज फॉर द सर्फेसिंग ऑफ रोड की सर्फेसिंग करने में काम आता है, ठीक है। इससे आगे का चैप्टर आगे मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।